बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम है अहवाल रावलपिंडी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, आज का अहवाल थोड़ा मालूमाती होगा क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए जो है वो हमारे मुस्तकबिल का ज़ामिन भी है और हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। जी बिल्कुल, बात कर रहा हूँ मैं एक ऐसे प्रोग्राम की। आज हम लोग जो है वो रावलपिंडी बोर्ड एजुकेशन बोर्ड के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका सबसे पहले आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। जी, हमारे साथ चेयरमैन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल महमूद साहब मौजूद हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि रावलपिंडी के अंदर हाल ही में इनको तैनात किया गया है चेयरमैन बोर्ड, और इनसे जानेंगे कि इनकी इस्लाहात क्या हैं, ये इक़दाम क्या करने जा रहे हैं पेपर्स के हवाले से, सेकेंडरी के बच्चों के हवाले से, इंटरमीडिएट के हवाले से इनकी तरजीहात क्या होंगी, किस तरह से जो है वो बच्चों को फैसिलिटेट किया जाएगा और इसके साथ साथ जो तालीमी मराकज़ हैं उनके अंदर जो है वो किस किस्म के इक़दाम उठाए जाएंगे। इन्हीं से ये तमाम तर चीज़ें हम लोग अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे और मैं इनका आपसे तारुफ़ करवा चुका हूँ। मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या इस्लाहात करेंगे, क्या इक़दाम उठाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हाल ही में आपको तैनात किया गया, सबसे पहले तो आपको पिंडी में वेलकम करते हैं। इसके बाद सर ये बताइएगा कि रावलपिंडी बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से आपकी अवलीन तरजीहात जो हैं वो क्या होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसिम साहब, जैसा कि आपने अभी इंट्रो में बताया कि हाल ही में तैनात किया गया है, तो ये जितने भी पंजाब के 9 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैं, इन सब में जो है चेयरमैन की या चेयरपर्सन की तैनाती गवर्नमेंट ने अब ये 3 जुलाई को की और मोस्टली चेयरपर्सन ने 4 तारीख को अपना चार्ज लिया। जैसा कि मैंने भी रावलपिंडी बोर्ड के लिए 4 तारीख को अपना 4 जुलाई को चार्ज लिया। तो यहाँ पे जो एक बहुत क्लियर जो चीज़ है हमारी जितने भी चेयरपर्सन हैं उनकी तैनाती के हवाले से कि जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब राना सिकंदर याद साहब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ग़ुलाम फरीद साहब, उन सब का एक कॉमन विज़न है, वो ये कि हमने अपने पंजाब के अंदर जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसकी सैंक्टिटी को बेहतर बनाना है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो इम्प्रूव करनी है। उस हवाले से एक चीज़ जो है बहुत कॉमनली जो है वो एक्नॉलेज हो चुकी हुई है कि हमने अपने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में मैक्सिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि उससे जो है एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की बेहतर हो सके, उससे जो है एफिशिएंसी जो है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की वो बेहतर हो सके, उसको पब्लिक की फैसिलिटेशन का बायस बनाया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें मरहलावार जो है वो अडॉप्ट हो रही हैं और जब ये इंशाअल्लाह इसका कुछ इस्लाहात जो है इस एग्ज़ाम में जो भी हमारे 2026 के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के, उसमें अप्लाई की गई हैं और कुछ को बतदरीज अभी हमारा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें अप्लाई किया जाएगा और 2027 का एग्ज़ाम जो है इंशाअल्लाह उसमें मुकम्मल इस्लाहात के साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि अपना पूरा सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। ठीक हो गया सर। ये बताइएगा कि तलबा को शफाफ और मुनसबाना जो है वो इंतखाबी निज़ाम फराहम करने के हवाले से क्या इक़दाम सर जी किए जाएंगे? जी उसमें अगेन जो मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो रावलपिंडी बोर्ड का एक पैटर्न है जो मैंने अभी तक उसको स्टडी किया है, वो अगर मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में देखा जाए वो काफ़ी बेहतर है। आल दो कि उसमें आगे फर्दर मूव फारवर्ड की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन इस वक्त भी वो जो है वो एक ख़ास लेवल तक अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है। अब उसमें फ़र्दर जो आपने बात की है उसको हम इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कि जैसे अभी मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्टूडेंट की फैसिलिटेशन भी होगी। अब इस वक्त तक जितनी भी हमारी फैसिलिटेशन सर्विसेज हैं बच्चों के लिए, अब चूँकि ये बोर्ड जहाँ पे वाक़या है वहाँ से अगर पिंडी की एक तरफ से बच्चे को दूसरी तरफ पेरेंट्स को या बच्चे को मूव करना पड़ता है तो अच्छा खासा जो है ना वो डिस्टेंस बन जाता है। तो इसलिए हमने मोर देन 90% अपनी स्टूडेंट सर्विसेज जो है ना वो सब ऑनलाइन कर दी हुई हैं इस वक्त पिंडी बोर्ड में।
इस्लाहात के ज़रिए से बच्चे को हमने वन विंडो सेंटर भी यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है, लेकिन जो है वो कभी एक या दो से ज़्यादा इंक्वायरीज यहाँ पे नहीं आती। पर्सनली लोगों को जो है ना वो मूव नहीं करना पड़ता। घर बैठे सिस्टम और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो किसी ने अपना कोई एनओसी लेना है, किसी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, इदारों ने अपने फॉर्म्स अपलोड करने हैं, किसी ने फ़ी जमा करवानी है, ये मोस्टली सर्विसेज जो हैं ये ऑनलाइन चल रही हैं। तो ये इससे बच्चों की फैसिलिटेशन जो है मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। अब ठीक हो गया जी सर, ये बताइएगा कि डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से बोर्ड के मुस्तकबिल के मंसूबे क्या होंगे? जी सर, वो अब ऐसे है, जो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है, इन्होंने अपना एक रोड मैप अप्रूव किया है। उस रोड मैप के तहत हमने जो एग्ज़ामिनेशन की हमारी डोमेन है, हम समझते हैं कि 3 डोमेन है एग्ज़ाम जब हम बच्चे को एग्ज़ामिन करते हैं। एक तो है कि डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि जब हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं तो उसका पैटर्न, उसका जो है ओवरऑल उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करे। जैसा कि अभी भी हम अक्सर देखने में आता है कि हमारे जो बोर्ड्स के बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चे ने एफएससी में अच्छे नंबर लिए होते हैं, लेकिन जब वो एमडी कैट या ई कैट एग्ज़ाम में जाता है उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। तो उसकी वजह ये है कि शायद जो है ना वो अलाइनमेंट ऑफ सिस्टम जो है, तो उसकी जो है ना वो थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हम ये कोशिश करेंगे कि जब क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों के डिज़ाइन हो वो इस हिसाब से हों कि वो एक ख़ास पैटर्न स्टाइल की बजाय जो है वो उनकी क्रिएटिविटी और हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जो है कॉग्निटिव प्रोसेस को एक्टिवेट करें और वो बच्चा वाकई लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए से उस पेपर को अटैम्प्ट करे। तो ये तो आगे इस साइड पे जो पेपर क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइनिंग है, और उसमें भी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमने एक प्रोसीजर जो है ना वो तकरीबन फाइनल होने के करीब है कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन डाटा बैंक बनाएंगे। उसके थ्रू जो है ना वो हम ये मैकेनिज़्म डिजिटली जो है ना वो मॉनिटर करके पूरे पंजाब में ये नाफिज़ुल अमल हो जाएगा, इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी। ठीक हो गया सर, ये बताइएगा कि प्राइवेट और रेगुलर जो तलबा हैं उनको यकसा सहूलियात फराहम करने के हवाले से जो है वो क्या इक़दाम हैं? जी, इस वक्त जो है वो जो हमारा एक पैटर्न चल रहा है बोर्ड के हवाले से, जो हम चूँकि बोर्ड जो है एग्ज़ामिनिंग बॉडी हैं इस वक्त, तो एग्ज़ामिनिंग बॉडी जो है ना वो ये कोशिश करती है कि जो भी एग्ज़ामिनेशन के लिए कैंडिडेट उनके पास आया उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो प्राइवेट हमारे पास बच्चे आते हैं उन्होंने अपने फॉर्म जो है वो अटेस्ट करवाने होते हैं किसी गजटेड ऑफिसर से, प्रिंसिपल साहब से, स्कूल या कॉलेज के, तो हमने उनको भी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फैसिलिटेशन प्रोवाइड की हुई है। बच्चे को पहले क्या होता था, जो प्राइवेट बच्चे थे वो यहाँ पे पर्सनली आते थे, आके फॉर्म टेस्ट करवा के लेके आते थे, मैनुअली जमा करवाते थे। अब बोर्ड ने, रावलपिंडी बोर्ड ने वो सिस्टम भी सारा मैकेनाइज कर दिया हुआ है। स्टूडेंट जो है ना वो डिजिटली जो है ना वो उनका डाटा एंटर होता है, जो भी टेस्टिंग अथॉरिटी है वो डिजिटली जो सिस्टम पे उनका फॉर्म जो है ना वो अपलोड हो जाता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के या प्राइवेट कॉलेजेस के जिनको आप रेगुलर स्टूडेंट्स कहते हैं, जो उनके थ्रू बच्चे आते हैं, उनका भी सारा डाटाबेस जो है वो उसी तरह ही मॉनिटर होता है, उसी तरह ही वो बच्चे भी फॉर्म या एनरोल होते हैं बोर्ड के प्रोसेस में। और जहाँ तक उनका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में भी मार्किंग में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये बच्चा रेगुलर है या प्राइवेट है। तो वो जो है वो हमारे लिए एक स्टूडेंट होता है, चाहे वो किसी ख़ास मजबूरी की वजह से रेगुलर स्टडी नहीं कर सका, उसको भी उसी प्रोसेस में से उसी आंख से उस्ताद देखते हैं, और चाहे वो किसी इदारे की तरफ से आ रहा है उसको भी उसी तरह ही देखते हैं। इसलिए उनको यकसा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अमंग द रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। बहुत खूब हो गया सर जी। ये बताइएगा कि वालिदैन और असातिज़ा का जो है वो बोर्ड के साथ मौसर राब्ते के हवाले से सर किस तरह से उसको मौसर राब्ते को मुमकिन बनाने की जो है वो कोशिश की गई है, या मज़ीद आगे कोई ऐसा प्लान है? जी, अब जहाँ तक वालिदैन का ताल्लुक़ है, वो उनका होता है कि जी बोर्ड का जो उनके बच्चे इदारों में पढ़ रहे हैं, इदारों के थ्रू बच्चे बोर्ड के पास एग्ज़ामिनेशन के लिए आते हैं, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है। अब वालिदैन की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं भी अगर एक वालिद हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा बच्चा जहाँ पे इम्तिहान दे रहा है, जिस बोर्ड के तहत, जिस एग्ज़ामिनिंग बॉडी के तहत इम्तिहान दे रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी आई वांट टू गेट एश्योर्ड।
ठीक है। कि जी अगर बच्चे की जो एक्चुअल पोजीशन है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो वालिदैन क्या चाहते हैं बोर्ड से? वालिदैन की डिमांड ये है कि आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है किसी को फेवर या डिसफेवर देने के लिए नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बोर्ड्स का ओवरऑल और रावलपिंडी बोर्ड में बिलखसूस मैं इसके हवाले से बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म में हम पेरेंट्स की ये जो तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं कि कोई जो है वो बच्चों के मामले में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कोई छोटे मोटे वाक़यात, आपको पता है जब एक एग्ज़ाम हम कंडक्ट करते हैं, बोर्ड एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ना सर, तो उसमें 5000 प्लस लोग इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पे मार्किंग चल रही है, कहीं पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, कहीं पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेबॉर्ट्रीज़ में काम हो रहा है, कहीं पे हमारा इंटरनल स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है। तो 5000 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एग्ज़ाम के प्रोसेस में। तो अब उन सब को जो है ना वो बोर्ड ने कोशिश करनी होती है कि अपने सिस्टम को फूल प्रूफ बनाए, लेकिन फिर भी किसी जगह पे कोई ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटीज़ जैसे कि आपको पता वाक़या हो जाती है। तो हमारे लिए जो है ना उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि इसमें पेरेंट्स और बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए। हमें जो जैसा भी करना पड़े, चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करना पड़े किसी ऐसे वाक़े की सूरत में, तो हम करते हैं कि पेरेंट्स का एतमाद जो है ना वो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के ऊपर हर हाल में बरकरार रहे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इम्तिहानी मराकज़ में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए निगरानी के निज़ाम को जो है वो कैसे बेहतर बनाया गया और किस हद तक आप समझते हैं ये मौसर है? बहुत अच्छा सवाल है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन यही है कि हमने वो जो एग्ज़ामिनिंग सिस्टम है ना उसको जो ना फूल प्रूफ कैसे करना है कि जिससे वाकई ट्रांसपेरेंसी नज़र आए। तो ये अच्छा, जब मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है ना उसकी मैंने एक डोमेन तो आपको बता दी। ये जो क्वेश्चन आपका है ये उसकी दूसरी डोमेन के बारे में। पहली तो डोमेन ये है ना कि हमने डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इम्प्रूव करनी है। अच्छा, दूसरी ये कि हम बच्चे को बोर्ड जो है वो एग्जामिन कर रहा है इम्तिहानी मराकज़, जिसके पर्टिकुलरली आपका ये क्वेश्चन जो है ना जिसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिक्वायर कर रहा है। ऐसे है कि जब हम एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को देखते हैं ना जी, तो हमने अब मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है तो 400 से ज़्यादा सेंटर, 400 प्लस सेंटर्स जो है ना एग्ज़ामिनेशन के रावलपिंडी बोर्ड के एक्टिव होते हैं। इसी तरह जब इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी 250 प्लस सेंटर जो है ना वो जो है ना एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। अब बात जो है ना ये सबसे अहम है जो आपने बात की है कि उन सेंटर्स में जो है ना ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत को कैसे हमने लेके आना है। उसमें हमें दो साइड से इशू होते हैं जो अभी तक हमारी स्टडी कहती है। वो ये एक तो ये कि बच्चों की तरफ से इम्पर्सनेशन का इशू है कि मिस्टर ए की जगह पे बैठ के मिस्टर सी पेपर देने आ गया। एक इस तरह के इशू हमें जो है ना फेस करने पड़ते हैं। दूसरा इशू आ जाता है कि वो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट किया गया है वो स्टाफ जो है ना वो कहीं अपने जो है ना वो जो उनकी ड्यूटी है उस ड्यूटी से हट के जो है ना किसी इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस का हिस्सा ना बने। जो उसमें हमने जो है ना वो इस्लाहात जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, उसका पायलट भी हो चुका हुआ है। वो ये कि जितने भी सेंटर्स हैं इस वक्त जो एग्ज़ाम हुए हैं इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के 2026 के इम्तिहानात, इसमें उन सेंटर्स पे जो बोर्ड की तहकीक के मुताबिक कुछ हार्ड सेंटर्स होते हैं जो कि जहाँ पे थोड़ा सा हमें इंतज़ामी मसाइल का सामना करना पड़ता है शफाफियत के लिहाज से। इस पायलट ये अप्लाई किया गया कि वहाँ पे हर बच्चे की बायोमेट्रिक करके जो है ना वो पेपर पे बिठाया गया कि मिस्टर ए की जगह पे सी ना बैठ सके। और अब इस पायलट को फर्दर एक्सटेंड ये कर दिया गया जो कि अगले एग्ज़ाम से हर बच्चे पे अप्लाई होगा कि हमने इस वक्त जो 9th के बच्चों की रजिस्ट्रेशन की है बोर्ड ने, जो बच्चे अगले साल 2027 में फर्स्ट ईयर 10th के इम्तिहान में बैठेंगे, इसी तरह जो हम अभी बच्चे दाखिल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद जो बच्चे आएंगे तो उन्होंने भी एग्ज़ाम 2027 में देना है फर्स्ट ईयर का इम्तिहान। हमने उन बच्चों की बायोमेट्रिक अभी से करवा ली है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कंडक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है एट एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स उनको हम डिजिटलाइजेशन के ज़रिए से इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे जाके उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। आगे जाके उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। नाजरीन, प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल रावलपिंडी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एजुकेशन बोर्ड के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, और इनसे बात कर लेते हैं कि मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनसे ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मसनूई ज़हानत AI के दौर में जो है वो तालीमी निज़ाम को मज़ीद जदीद बनाने के हवाले से बोर्ड जो है वो क्या इक़दाम करने जा रहा है? जी आसिम भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे मेरे दिल का क्वेश्चन था। अगर आप ना पूछते तो शायद मैं कोशिश करता किसी न किसी क्वेश्चन का हिस्सा बना के इसका जवाब देने की कोशिश। अच्छा जी, ये इतना अहम क्वेश्चन आज के दौर में। बात ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, उसका सर थर्ड एस्पेक्ट आता है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। जब हम बच्चे की असेसमेंट में आते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो पैटर्न चल रहा है मार्किंग का, वो वही पैटर्न है जो मेरी ज़रा आपसे उम्र ज़्यादा है। जब मैंने पेपर दिए तो इसी तरह ही असेसमेंट स्टूडेंट्स की होती थी। जब आप इस स्टेज से गुजरे होंगे, आपके दौर में भी इसी तरह ही असेसमेंट होती थी। आपसे अगली जनरेशन जो है ना, वो भी उसी एग्जामिनेशन के जो एवेल्यूएशन प्रोसेस है उसमें से गुजर रही है कि आगे पेपरों की जो है ना वो मार्किंग जो है ना मैनुअली होती है। अच्छा, उसमें अब आज के दौर में जैसे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, AI के हवाले से बात हो रही है, मसनूई ज़हानत की, तो हम आगे जो करने जा रहे हैं वो पेपर्स की जो असेसमेंट है उसको भी थ्रू AI जो है ना वो हम करने जा रहे हैं। उसका भी जो है ना वो अभी ये सेकंड एनुअल 2026 होगा, इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है ना वो इस दफ़ा अप्लाई कर दिया जाएगा पंजाब में। यानी कि जो मार्किंग का जो निज़ाम है, पेपरों की मार्किंग का जो निज़ाम है, इसको जो है वो मज़ीद अपडेट करने जी अपडेट करने जा रहे हैं। ये ऑन स्क्रीन मार्किंग पे जा रहा है सर, और उसमें AI को इस्तेमाल करते हुए डिजिटल फॉर्म ऑफ असेसमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और जिससे जो है अगेन ये सारा सिस्टम क्यों होने जा रहा है, ये एक किस्म की डिजिटलाइजेशन को किस पर्सपेक्टिव में जो है ना वो हमारी हुकूमत जो है ना वो चाह रही है कि ये हो, वो इसलिए सर कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे सिस्टम ओवरऑल एफिशिएंट होता है, इससे एरर के चांसेस कम होते हैं और बच्चों का जो मुस्तकबिल हमारा जो है वो इससे महफूज रहता है, जो कि सम टाइम ह्यूमन एरर का डिले का शिकार होता है। ये सब मेथड्स या प्रोसीजर जब अप्लाई हो जाएंगे, आप देखेंगे कि इससे इंशाअल्लाह हम बेहतर अंदाज से स्टूडेंट की एवेल्यूएशन या असेसमेंट की काबिल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि तलबा की जो शिकायत अक्सर शिकायत जो है वो मौसूल होती हैं, उसके फौरी इजाले के हवाले से सर जी मैकेनिज़्म क्या है? जी सर, ये जो बच्चों की हमें शिकायत आती हैं या पेरेंट्स की शिकायत आती हैं किसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर से, पर्टिकुलरली उस वक्त जब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहा होता है, तो जहाँ से कोई भी शिकायत आती है हम फौरी तौर पर उस वक्त हमारा ये कोशिश होती है कि उसको, आज अगर शिकायत आई है, हमने ऑफिस छोड़ने से पहले पहले उसको रिज़ॉल्व करना है। इसी तरह आपको पता है कि आज का दौर जो है ना वो बड़ा स्विफ्ट दौर है, मीडिया का इस्तेमाल है, तो फ़ौरन जो है ना वो कंप्लेनेंट जो है ना वो कंप्लेंट सम टाइम जो है ना वो हमें भी कर देता है, तो हम उसमें ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या हमारी हायर अथॉरिटीज़ को कोई कंप्लेंट चली जाती है तो वो अगले ही लम्हे जो है ना वो हमें पहुंच जाती है। तो हमारी फिर ये ज़िम्मेदारी होती है उस कंप्लेंट को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एड्रेस करना है, उसकी जेन्युइनिटी को देखते हुए जो प्रॉपर एक्शन है वो हम लिए बगैर अपना ऑफिस नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी नेचर ऑफ जॉब इतनी सेंसिटिव है कि हमारी ये कोशिश होती है कि अगर इसमें जेन्युइनिटी है तो इसको हमने रेमेडीफाई करके जो है ना वो यहाँ से ऑफिस लीव कर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक आम सवाल अब मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि फ़ेक रोल नंबर स्लिप्स, जाली असनाद पर फैलने वाली जाली असनाद की जो है जिस तरह से बनाई जाती हैं, इसकी रोकथाम के हवाले से जो है वो बोर्ड क्या इकदाम कर रहा है, या आइंदा जो है वो मज़ीद हिकमत अमली क्या होगी? जी सर, इसके कॉन्टेक्स्ट में गुजारिश ही है कि जो हमारा इस वक्त जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो डिजिटल हो चुका हुआ है ना, तो इसमें जो है ना वो फेक रोल नंबर स्लिप वाली अब गुंजाइश नहीं रही। पहले ऐसे होता था, जब आपको पता कि मैनुअल वर्क इन्वॉल्व था, अब तो डिजिटली जो है ना बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हीं का डाटा फाइनेंशियल भी और उनके क्रेडेंशियल्स भी और पर्सनल डाटा भी डिजिटली मॉनिटर होता है। एक सिस्टम में चेक लगे हुए, उसके बाद वही आगे जाता है और उसके बाद जो है ना वो वही एग्ज़ामिनेशन में प्रोसेस होता है। उसी से ही जो है ना बच्चों की रोल नंबर स्लिप्स निकलती हैं और वही सेंटर्स पे जाती हैं। सेंटर में जो है ना वो चेकलिस्ट जो होती हैं उससे वेरीफाई हो जाता है कि बच्चा जो है ना वो जेन्युइन बैठा है, जेन्युइन, क्योंकि बोर्ड की तरफ से भी रिकॉर्ड सेंटर्स पे जाता है
जिससे वेरीफाई हो जाता है कि ये बच्चा जो है ना वो हमारे डाटाबेस में नहीं है जो बोर्ड की तरफ से आया। बोर्ड का स्टाफ भी सेंटर्स पे डिप्यूटेड होता है। अब तो आईटी स्टाफ भी जो है ना वो सेंटर्स पे डिप्यूट करते हैं, जिसकी वजह से जो है जाली रोल नंबर स्लिप्स वाली अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जहाँ तक आपने ये बात की कि जाली जो है ना वो सनद, ये भी अब पुरानी बात हो चुकी। पहले दौर में जब इतना कंप्यूटराइजेशन वाला डाटा नहीं था तो उस वक्त जो इतना इसकी ठीक है प्रोबेबिलिटी होती थी, लेकिन अब सर ये सिस्टम के इतने चेक्स आ गए हैं, अगर कोई बंदा बनाएगा भी खुदा ना खास्ता तो वो वेरीफाई होगा तो वो फ़ौरन आउट हो जाएगा सिस्टम से। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इम्तहानात के दौरान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलने वाली अफवाहों से निपटने के हवाले से सर जी क्या इकदाम जो हैं वो किए जाते हैं, ताकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इस कदर जो है वो ज़्यादा होती है कि उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। उसको उसकी रोकथाम के हवाले से या उससे निपटने के लिए क्या ख्याल? जी, इस हवाले से जो है ना वो मेरी ये गुजारिश है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया में जब ख़बरें जो है ना वो सर चलती हैं, उसमें से सम टाइम जो है ना वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं भी होती। तो लिहाजा जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर किसी मामले में कहीं से किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कोई ऐसी ख़बर को मिलती भी है जो पेरेंट्स में पैनिक क्रिएट करे, या पेरेंट्स जो है ना वो चाहते हों कि इसका जो है ना वो बोर्ड की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए, तो हमारी ये कोशिश होती है कि फ़ौरी तौर पर उसकी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करें। उसके लिए जो हमारी ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर फ़ौरी तौर पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है बोर्ड का ऑफिशियल, उस पर हम फ़ौरी तौर पर अपना मौक़िफ़ प्रोवाइड करते हैं। और पेरेंट्स को, वालिदैन को, उसातिज़ा को, बच्चों को मेरी ये गुजारिश है, किसी ऐसी बात पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट लेने से पहले जो है वो उसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से रिस्पॉन्स ज़रूर चेक कर लें। और जो है ना वो फ़ोनिकली भी जो है वो हमारी हेल्पलाइन जो है ना वो एक्टिवेट होती है। कंट्रोलर साहब का नंबर, सेक्रेटरी साहब का, चेयरमैन का, वो भी पब्लिक नंबर होता है, तो वो हमसे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले लें तो इंशाअल्लाह जो है ना वो गैर मुसद्दक़ा ख़बरें जो होती हैं ना तो वो उनकी सर इनजेन्युइनिटी की वजह से पब्लिक को परेशानी नहीं होती इंशाअल्लाह। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर कोई तालिब इल्म है वो अपने नताइज से जो है वो मुतमिन नहीं है तो उसके लिए जो है वो किस किस्म के इकदाम हैं, अब उसको मुतमिन करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? आसिम भाई, जो बच्चे सम टाइम अपने एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, वो बच्चों का एक कानूनी हक़ है जो कि उनको प्रोवाइड किया गया है बोर्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से, बीओजी की तरफ से और बोर्ड कैलेंडर में। तो अगर कोई बच्चा एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा कहता है कि मैं फ़िज़िक्स के पेपर में जो है ना वो नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था 85, तो मेरे नंबर हैं 63, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट ऑफ फिज़िक्स सब्जेक्ट, तो वो पेपर की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है। तो रीचेकिंग का प्रोसीजर है एक, वो जो पंजाब बोर्ड्स हैं उन सब ने जो है ना वो अप्रूव किया हुआ है, उसके तहत बच्चा आता है, उसको जो है ना वो पेपर हम उसका जो है ना वो रीचेक करवाते हैं। रीचेक करवा के, अच्छा रीचेकिंग की एक फ़ीस भी है जो ऑफिशियली बोर्ड चार्ज करता है। अगर उस बच्चे का मौक़िफ़ ठीक साबित हो जाता है रीचेकिंग के दौरान, तो बोर्ड ना सिर्फ कि उसको रेमेडी भी प्रोवाइड करता है बल्कि उसकी फ़ीस भी उसको वापस करता है। अच्छा जी, हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चे का कानूनी हक़ है वो उसको मिले, तो उस तनाजुर में हम इसको डील करते हैं। डॉक्टर साहब बोर्ड के मुलाजमीन के इस्तेदाद कार को जो है वो बढ़ाने के हवाले से क्या तरबीती प्रोग्राम जो है वो जारी है? जी सर, ये बड़ा अहम है आज के दौर में कि किसी भी इदारे का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उस इदारे का एसेट है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इदारे ने अगर ग्रो करना है तो अपने ह्यूमन रिसोर्स की बेस पे ग्रो करना है। अब आपको पता है वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की इतनी इन्वॉल्वमेंट आ गई है ऑफिस ऑटोमेशन प्रोसेस में कि जो लोग उसके साथ मैचअप नहीं कर पा रहे वो 5 से 10 साल के बाद जो है ना वो उससे आउट हो जाते हैं उस सारे वर्किंग प्रोसेस से। तो लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि जो लोग जो है वो बोर्ड में काम कर रहे हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है ना वो हम ट्रेनिंग सेशंस जो है ना वो ऑफ एंड ऑन अरेंज करें, और जो बंदे प्रमोट हों उनको जो है वो प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग जो हैं वो भी हम जो है ना प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि जो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन है वो उनके साथ जो है ना एक्विटेंस उनकी क्रिएट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी में वो एक बेटर रोल प्ले कर सकें। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो ट्रेनिंग्स और जो है ना वो उसकी जो इसका कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा सर, अब ज़ाहिरी बात है जब इम्तिहान होता है
तो बच्चे जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। तलबा और तलबात को दौरान इम्तिहान ज़हनी दबाव को कम करने के वाले से सर आपका मुफीद मशवरा क्या होगा? जी सर, उसमें ये ना बहुत कॉमन फिनोमेना हो चुका हुआ है। आपने देखा होगा कि मीडिया पे ख़बरें आती हैं, किसी बच्चे ने गलत कदम उठा लिया, पता चलता है वो पेपर्स की वजह से अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, इम्तिहानात की वजह से। इसके लिए जो है ना वो हम सबको मिल के जो है ना वो सोसाइटी को रोल प्ले करने की ज़रूरत है। उसमें जो है ना वो उस बच्चे के पेरेंट्स भी शामिल हैं, उस बच्चे के उसातिज़ा भी शामिल हैं। हमने कुछ जो है ना वो सोशल टारगेट्स जो है ना वो अपने फ़िक्स कर लिए हैं कि जी बच्चा जो है ना, एक वक्त था, अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड जो है ना वो टिल्ट हो रहा है। आपको भी पता होगा हमारे और आपके दौर में कि बच्चा जिसको भी इंटरव्यू करते थे, फैमिली को भी या बच्चे को भी, कहते या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या CSP बनना है। अच्छा, अब होता क्या था, जब फैमिली में बच्चों का कंपटीशन होता था तो वो जो है ना जो बच्चे कोई आउट परफॉर्म नहीं कर पाते थे वो डिप्रेशन में चले जाते थे। हमने खुद अपने क्लास फेलोज़ को कई को देखा, अपनी फैमिली में देखा। तो उसमें इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे उसातिज़ा हैं, उनको बच्चों की जो है काउंसलिंग करनी चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को ऐसा कंपेटिटिव जो है ना वो माहौल ना दें जिसमें जो है ना वो ये समझे कि मैं इस कंपटीशन में पूरा ना उतरा तो खुदा ना खास्ता ये ज़िंदगी का इख्तिताम है। तो लिहाजा इसमें काउंसलिंग जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा, ये तो हो गया पेरेंट्स के लेवल पे, इदारों के लेवल पे। इदारों को भी बच्चों को वैल्यू सिखानी चाहिए, ना कि उस रेस का हिस्सा बनने की तरगीब देनी चाहिए जो रेस जो है ना वो आगे जाके सम टाइम उन बच्चों के लिए ना ज़िंदगी का जो है ना वो एक रिस्क बन जाए। इसी तरह जो हम बोर्ड का स्टाफ हैं, तो हम अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे भी, मैं जो भी सेंटर विज़िट करता हूँ, कंट्रोलर साहब हमारे जो भी सेंटर विज़िट करते हैं, तो हमारा ये होता है कि जाके बच्चों को देखते हैं, सेंटर्स को देख के, तो बेटा अपने आप को रिलैक्स करें। कोई ऐसी फ़ज़ा जहाँ पे देखते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें, कोई आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। जो एग्ज़ामिनेशन स्टाफ होता है सेंटर्स को, इवन हम उनको कहते हैं कि आपने ऊंची आवाज़ से भी सेंटर में या हॉल में बात नहीं करनी। अगर आपने किसी एक बच्चे को कोई बात समझानी है तो आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि उसी बच्चे को सुने, उसके साथ वाले आपकी बात से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे आउट परफॉर्मर होते हैं, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, तो वो तो जब कोई ऊँची आवाज़ में कोई सेंटर में बात करे तो वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाती है। तो हम बोर्ड में भी कोशिश करते हैं, पेरेंट्स और उसातिज़ा का जहाँ तक ताल्लुक़ मैंने आपको बताया, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वैल्यूज़ की तरफ लेके आएँ, सिर्फ इस रेस का हिस्सा ना बनाएं जहाँ पे आके उनको लाइफ में सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क का सामना करना पड़े। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर आपका वक्त देने के लिए। वेलकम जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात आखिर में जो है वो डॉक्टर साहब ने की कि बच्चों के ऊपर जो है वो बोझ लादने से बेहतर है कि आप बच्चों की जो है वो काउंसलिंग करें और बच्चों से पूछ लें कि यार आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। जब आप बच्चों को जो है वो एतमाद देंगे, आप बच्चे को पूछेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अब मीडिया, हमारे ऑफिस में कोई इंटर्न आता है तो हम उससे पहले हमारे डायरेक्टर साहब ये बात पूछते हैं कि यार आप क्या करना चाहते हैं, आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंडोर काम करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं, आप कैमरामैन बनना, आप जो है वो ये बच्चे को खुद फैसला करने दें कि यार उसने बड़े होकर क्या करना है, ना कि आप अपनी मर्ज़ी बच्चों के ऊपर थोपें जिससे बच्चे जो हैं वो ज़हनी कोफ्त का शिकार हों। इससे उनकी पढ़ाई पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार भी होते हैं। तो बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर मीडिया पर्सन, बतौर वालिदैन, बतौर असातिज़ा, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट करने के साथ साथ उनका हौसला बढ़ाएं कि जो वो करना चाहते हैं हम उनको एक खुला माहौल फराहम करें कि यार जा जो तूने करना है वो कर ले। जब आप बच्चों को ये एतमाद देंगे तो आपके बच्चे जो है वो ज़ाहिरी बात है बच्चे ही जो है वो इस मुल्क व कौम का जो है वो आगे जाके मुस्तकबिल है, उन्होंने इस मुल्क व कौम की भागदौड़ संभालनी है। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर एतमाद करें और उनको ये बात बताएं कि यार जो आप करना चाहते हैं वो आप करें। आज के प्रोग्राम अहवाले रावलपिंडी से अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।